अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अयाज़ अकबर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं मेरे डिजिटल चैनल। नाज़रीन, जैसे कि आपको मालूम है कि इस वक्त चीफ जस्टिस की तैनाती के हवाले से वक्त बहुत कम है, मुकाबला बहुत सख्त है और हुकूमत ने जो अमेंडमेंट की है, जो तरमीम की थी, 26वीं आइनी तरमीम थी, उसका मकसद यही था कि जजेस की तैनाती जो है वो हुकूमत अपने हाथ में ले ले। इससे पहले जजेस की तैनाती जो थी वो एक रूटीन से इस तरह होती थी कि जो सीनियर 3 जज होता था वही चीफ जस्टिस बन जाता था। लेकिन अब इसको तरमीम के ज़रिए जो है इसको तब्दील किया गया। अब 3 जजेस का पैनल जो है वो स्पेशल पार्लिमानी कमेटी जो कि पार्लियामेंटेरियंस के ऊपर मुश्तमिल होगी, वो जो है वो 3 जजेस के नाम उनको भेजे जाएंगे, वही फिर इसका फ़ैसला करेगी और वो जो फ़ैसला कर लेगी तो उसके बाद फिर वो नाम वज़ीर-ए-आज़म को भिजवाए जाएंगे और वज़ीर-ए-आज़म उसके बाद सदर ममलिकत को भेजेंगे और उसके बाद चीफ जस्टिस की तैनाती हो जाएगी। अब बाज़ाब्ता तौर पर ये स्पेशल पार्लिमानी कमेटी फॉर जो चीफ जस्टिस के अपॉइंटमेंट के हवाले से उसका नोटिफिकेशन कल स्पीकर नेशनल असम्बली सरदार अयाज सादिक साहब ने कर दिया है और अब उसकी आज जब मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज उसकी मीटिंग होनी है, क्योंकि 4 बजे होनी है। मेरे वीलॉग थोड़ा अर्ली है तो कल हम इसको फिर आपको बताएंगे कि इस मीटिंग में क्या तय हुआ, लेकिन अब उसके पहले मीटिंग इसकी शेड्यूल हो गई है। इसकी फॉर्मेशन क्या है, इसमें कौन कौन शामिल है, इसके नाम मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक कर लें और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा वीलॉग को। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ कि जो स्पेशल कमेटी बनाई गई है पार्लिमानी कमेटी और जो कि चीफ जस्टिस की तैनाती के हवाले से जो है वो अपनी रिकमेंडेशन देगी या वो उनमें से एक नाम देगी। तो उसके अंदर सबसे पहले नाम है ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का, जो वज़ीर दिफा हैं, नून से इनका ताल्लुक़ है। एहसन इकबाल साहब हैं, वज़ीर प्लानिंग है, इनका ताल्लुक़ PMLN से है। फिर शाइस्ता परवेज़ मलिक साहबा MNA है, PMLN की लाहौर से, इनका नाम है इस कमेटी के अंदर। राजा परवेज़ अशरफ साहब जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी रहे, स्पीकर नेशनल असम्बली भी रहे और अब MNA हैं पीपल्स पार्टी के। सरदार सैयद नवीद कमर साहब जो पहले वफाकी वज़ीर भी रहे और पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है। इस तरह जो है वो एक और नाम है सराना अंसर हैं, ये पीपल्स पार्टी से हैं और गौहर अली ख़ान जो इसमें PTI के लोग भी शामिल हैं, गौहर जो चेयरमैन है PTI के। फिर साहबज़ादा मोहम्मद हामिद रज़ा जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह हैं, उनका नाम भी इस कमेटी में डाला गया है। फिर सेनेटर फ़ारूक हामिद नाइक साहब हैं जो PMLN के पीपल्स पार्टी के सेनेटर भी रहे हैं और फॉर्मर चेयरमैन सेनेट भी रहे हैं। अच्छा, फिर सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ जो वज़ीर कानून हैं PMLN के, उनका नाम भी है। फिर इसके साथ साथ सेनेटर सईद अली ज़फ़र जो PTI से इनका ताल्लुक़ है, उनका नाम भी है और सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ये JUI के हैं। ये तकरीबन 12 लोग हैं जो इस स्पेशल पार्लिमानी कमेटी में जो है इनका नाम है। यही चीफ जस्टिस की तैनाती के हवाले से जो है ये कमेटी अपनी रिकमेंडेशंस देगी और फिर इनमें से 3 नाम इनको भेजे जाएंगे और 3 नामों में से कोई एक नाम जो है वो फाइनल करके ये वज़ीर-ए-आज़म को भिजवाएंगे और वज़ीर-ए-आज़म उसके बाद सदर को भिजवाएंगे। अब आते हैं कि ये हो क्या रहा है। बेसिकली हो ये रहा है कि इसमें 3 नाम जाएंगे। एक मंसूर अली शाह साहब जो कि ऑटोमेटिक चॉइस थे चीफ जस्टिस के लिए, लेकिन उनके लिए लेजिस्लेशन की गई और उनको चीफ जस्टिस न बनने के हवाले से जो है वो एक रास्ता रोका गया, क्योंकि उनके बारे में परसेप्शन ये है कि वो प्रो PTI जज हैं। अब हैं या नहीं है इसका फ़ैसला तो वो खुद ही कर सकते हैं, लेकिन एक परसेप्शन की बात करता हूँ जो इस वक्त ज़ुबान ज़द-ए-आम है कि उनका कोई सॉफ्ट कॉर्नर है PTI के लिए। एक तो वो हैं, दूसरा मुनीफ फ़ारूक साहब हैं सीनियर जज, उनका भी थोड़ा सा अगर आप देख लें तो बड़े अरसे से एहसन एजाज साहब के साथ उनको लिंक करके बड़े फ़ैसले जो है वो PTI के हक़ में करवाए गए या हुए, तो उनके बारे में परसेप्शन ये है कि वो भी प्रो PTI हैं, तो उनका भी मुश्किल है। फिर तीसरे जस्टिस याह्या अफरीदी हैं जो कि हुकूमत समझती है कि वो उनके लिए सूटेबल है, या PTI समझती है कि याह्या अफरीदी जो हैं ये थोड़ा सा प्रो गवर्नमेंट है, इनका थोड़ा झुकाव हुकूमत की जानिब से है, तो ये हैं। अच्छा, अगर इनमें से कोई एक जज इनकार कर देता है तो फिर चौथा वाला जो जज होगा वो भी एक्सेप्टेबल है हुकूमत के लिए। जस्टिस अमीन साहब हैं, उनका नाम भी चल रहा है। तो जो मोस्ट प्रोबेबली चीफ जस्टिस हो सकते हैं इस वक्त, जो मैंने कल भी अपनी वीलॉग में जिक्र किया था, तो वो हैं जस्टिस याह्या अफरीदी। और जस्टिस याह्या अफरीदी अगर इनकार करते हैं फिर जस्टिस अमीन जो हैं उनका नाम जो है वो लिया जा रहा है कि वो भी हुकूमत को एक्सेप्टेबल हैं। तो ये पहले 2 जो हैं ये तो किसी सूरत भी हुकूमत को एक्सेप्टेबल नहीं है। हुकूमत नहीं चाहती कि इनमें से कोई एक जज हो, क्योंकि हुकूमत ने इसी दिन के लिए
24 अक्टूबर तक जो है वो चीफ जस्टिस इस वक्त जो हैं काजी फाइज़ साहब, उनके हवाले से भी पहले ये बात की जा रही थी कि शायद उनको एक्सटेंशन देने के लिए ये सारी तरामीम हो रही है, वो भी बात गलत साबित हुई। किसी ने कहा जी एज बढ़ाएंगे, 68 हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली वो कंटिन्यू करेंगे, वो बात भी गलत साबित हुई। फिर किसी ने कहा जी कि नहीं, एक आईनी अदालत बनने जा रही है और आईनी अदालत जो है उसके चीफ जस्टिस जो है वो फाइज़ साहब को बनाया जा रहा है। वो आईनी अदालत भी नहीं बनी, बल्कि इसी सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक आईनी बेंच होगा जो कि चीफ जस्टिस की मशावरत से बनेगा, और उसमें कम से कम 5 जजेस होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 10 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं। तो इसलिए इसका मेन पर्पज़ यही था कि जो दीवानी और फौजदारी मुकदमात हैं, लोगों की अपीलें पड़ी हैं, पता नहीं 20-20, 25-30, 30, 50-50 साल से पड़ी हुई हैं। बल्कि मैंने सुप्रीम कोर्ट के केस मुझे सामने आया कि एक बंदे को सज़ाए मौत जो थी सुनाई गई थी, और वो बंदा जो है वो अपील में था, और जब उसकी अपील की बारी आई तो 10 साल हो चुके थे उसकी वफ़ात को, तो वो फिर ऑटोमेटिकली वो एप्लीकेशन जो है वो फ़ारिग होगी वहाँ से। तो इस किस्म की जो चीज़ें हैं वो सुप्रीम कोर्ट में इस तरह के ब्लंडर्स हैं कि अगर एक बंदे ने केस की उसकी अपील गई हुई है तो उसका पोता या नवासा वो आके पैरवी कर रहा होता है। तो अच्छी चीज़ है कि ये जो आइनी मसाइल हैं कि जी स्पेशल नशिस्तें किसको मिलनी हैं, डिसीट हो रहा है कि नहीं, ट्राइब्यूनल कैसे बनेंगे, इलेक्शन कमीशन का मामला है, कोई भी आइनी मामला है जिसमें आइन से ताल्लुक़ है और जो कि आइनी मामलात हैं, वो यही जो आइनी बेंच है ये सुनेगा। बाकी फौजदारी मुकदमात, क्रिमिनल मुकदमात, जायदादों के मसले, कत्ल गारत के मसले, बाकी जो मसले मसाइल हैं वो सुनेगा सुप्रीम कोर्ट। तो इससे मेरे ख्याल में काम का हर्ज नहीं होगा, बल्कि जो अपीलें हैं लोगों की वो एंटरटेन होगी, टाइम वेस्ट नहीं होगा। क्योंकि जब भी कोई आइनी मसला आता है तो उसके ऊपर रोज़ाना की बुनियाद पे समाअत होती है और सारे फुल कोर्ट बन जाता है। फिर 17 के 17 या 16 के 16 जजेस वहाँ बैठ जाते हैं, और फिर वो पता नहीं कितने महीने, 3-3 महीने, तो बाकी जो पेंडेंसी है वो भी बढ़ रही है और पीछे नए केसेस भी आई जा रहे हैं। तो फिर थोड़ा सा चीज़ें जो है वो मुश्किल हो जाती हैं। तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर जो पीटीआई और उसके बाद जो वो हैं अपना हामिद खान साहब हैं जो वकील हैं सीनियर पीटीआई के, उन्होंने भी कल एक धमकी लगा दी कि हम इस आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ जो हैं अब मुल्क भर एहतजाज शुरू करने लगे हैं, और अब हम इनको बताएंगे कि इन्होंने, तो अब एक मरतबा फिर एहतजाजों का सड़क ब्लॉक ये वो लटन पटन फिर ये काम शुरू होने जा रहा है। लेकिन खैर इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, हुकूमतों को, हुकूमत इस चीज़ की आदी होती है ना, एहतजाजों से और धरनों से जो है वो लेजिस्लेशन वापस होती है। कानूनी तरीक़ाकार था, उस कानूनी तरीक़ेकार पे आपको ऑब्जेक्शन तो हो सकता है, आपको पसंद तो नहीं हो सकता, लेकिन एक प्रोसीजर फॉलो हुआ है जो पूरी दुनिया ने देखा टीवी पे, तो वो वापस नहीं हो सकता। ना ही सुप्रीम कोर्ट उसको वापस कर सकती है, और ना ही इसके अंदर कोई इतनी बड़ी कोई ऐसी इलीगैलिटीज़ हुई हैं कि वो जो है इसको क्वैश कर दें या ख़त्म कर दें या फ़ारग कर दें। तो हुकूमत ने अपना काम पूरा किया हुआ है। अब चीफ जस्टिस की लड़ाई है, मेरे ख़्याल में 24 घंटे से कम का वक्त रह गया है, शायद 20-22 घंटे हैं जो नाम जाना है, और मेरे ख़्याल में आज के दिन ये मीवी लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो चीफ जस्टिस का नाम फाइनल हो जाएगा, जो कि वज़ीर आज़म साहब को भिजवाया जाएगा, और वज़ीर आज़म के बाद सदर ममलिकत, और सदर ममलिकत उस नाम को फाइनल करने के बाद उसका नोटिफिकेशन जारी कर देंगे, जो कि पब्लिक हो जाएगा कि कौन नया चीफ जस्टिस है। फिर जैसे ही काजी फाइज़ साहब जो हैं वो सबकदोश होते हैं, तो फिर नेक्स्ट चीफ जस्टिस जो मोस्ट प्रोबेबली जस्टिस याह्या अफरीदी या जस्टिस अमीन हो सकते हैं, इन दोनों में से कोई एक चार्ज ले लेगा। अब ये 2 सीनियर जजेस क्या करेंगे, ये उनके अंडर काम करेंगे, घर जाएंगे, ये $100 मिलियन क्वेश्चन है, क्योंकि इनकी नौकरी तो काफ़ी मंसूर शाह साहब की रहती है। तो अब ये सुपर सीट होंगे तो क्या, फ़ौज में तो ये होता है कि जब कोई सुपर सीट होता है तो फिर वो रिटायर तस्वर किया जाता है। अब जजेस के हवाले से ये इबहम ज़रूर है कि ये पहला वाक़या होगा अपनी नौइयत का, देखते हैं कि जजेस जो हैं वो कंटिन्यू करेंगे या वो भी घर चले जाएंगे कि हमने इनके अंडर काम नहीं कर रहे हैं। जस्टिस एजाज़ एहसन साहब जो थे वो तो पहले रिज़ाइन कर गए थे, उनको समझ आ रही थी कि इन हुकूमत के साथ उनका चलना मुश्किल है, उनके ख़िलाफ़ रेफरेंसेस भी आने शुरू हो गए थे, बाकी मामला थे, तो पहले रिज़ाइन करके, इससे पहले कि उनके लिए मसले मसाइल ज़्यादा बनते। तो ये अभी टॉक ऑफ द टाउन जो है वो चीफ जस्टिस की तैनाती है, उसके बाद फिर दीगर मामला भी होंगे। तो देखते हैं कि ये ऊँट किस जगह बैठता है और चीफ जस्टिस के लिए किसका कोरा निकलता है। जो भी होगा वो 3 साल के लिए चीफ जस्टिस होगा, ये भी इस आइन की तरमीम के अंदर डिटरमिन हो गया है। ये नहीं कि साल के लिए आ रहा है, कोई 6 महीने के लिए आ रहा है, कोई 2 महीने, नहीं। अब जो भी चीफ जस्टिस होगा वो 3 साल के लिए होगा, और अगर 3 साल पूरे होते हैं, 65 साल का होगा, तो वो रिटायर तस्वर होगा। तो देखते हैं कि अभी मंसूर अली शाह साहब या जस्टिस मुनीर फ़ारूक साहब की एज क्या है। अगर वो 65 पे रिटायर हो रहे हैं तो वैसे ही उन्होंने हो जाना है।
और अगर नहीं है तो फिर क्या वो इनके अंडर काम करेंगे कि नहीं करेंगे, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इसके लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, अगर वीडियो पसंद आती है शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।